हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मार्च 2024 के जो करंट अफेयर है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के करंट अफेयर जो थे उनको कंप्लीट कर लिया था। ये सीरीज जो आपकी है ये नवंबर महीने तक के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो चलेंगे इसमें। ये सीरीज आपके बीपीएससी परीक्षा जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होनी है, साथ ही साथ जो टीचिंग एग्जाम है उनके लिए ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज। इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर जरूर दीजिएगा। वो क्वेश्चन आप खुद से ही कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज है, आप लोग वीडियो भरपूर देखते हैं, हजारों लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लाइक की संख्या है वो कम रहती है। तो कृपया करके वीडियो जब देखा करें, पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2024 के बिहार करंट अफेयर, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मार्च महीने के जो महत्वपूर्ण न्यूज है, जो अखबारों खबरों में रही, ठीक है, समाचार पत्रों में, अखबारों में, लोकल न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें छपी, उन्हीं के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर मार्च 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं पहला खबर क्या है। बिहार दिवस को लेकर है। बिहार दिवस 2024, बिहार दिवस 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बिहार दिवस 2024 इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार दिवस, बिहार डे या बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बिहार दिवस? सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, ठीक है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती है, तो इस वजह से याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ठीक है। बिहार दिवस बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य के विकास के प्रतीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था बिहार, और बिहार के विकास का प्रतीक है बिहार राज्य दिवस। इस राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। बिहार राज्य स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस 2024 राज्य की स्थापना के 112 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। वहीं अगर हम बात करें भारत के अलावा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा मॉरिशस सहित देशों में मनाया जाता है। जो बिहार दिवस है वो न सिर्फ भारत में मनाया जाता है बल्कि विदेशों में भी बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग अन्य देशों में रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, अगली खबर कौन सी है बिहार से संबंधित? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों रहा, देखते हैं क्या न्यूज है। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर जो पूछा जाए बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। भीषण गर्मी के दौरान जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए बिहार का कौन सा टाइगर रिजर्व जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हरित ऊर्जा का प्रयोग करता है, ठीक है, तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक। सौर ऊर्जा चलित पंपों का उपयोग करता है। किसका? सौर ऊर्जा से संचालित जो पंप है उनका उपयोग किया जाता है यहाँ पे। इस अभ्यारण्य में बाघों तथा अन्य वन्य जीवों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा चलित पंप स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाए, ऐसे भी बिहार के संदर्भ में ना पूछ के पूरे भारत के संदर्भ में पूछे कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में या किस टाइगर रिजर्व में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वन्य जीवों को जल उपलब्ध कराने के लिए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऐसा किया जाता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित जो सोलर पंप है उनका उपयोग किया जाता है, जिससे बाघ तथा अन्य जीव जंतुओं को पानी उपलब्ध कराया जा सके। आगे देखें, अगली खबर कौन सी है। बिहार के मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ये पहले बिहार के पूर्व मुख्य सचिव थे, अब क्या बन गए हैं, तो राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। इनका नाम देखते हैं, आमिर सुबहानी, ठीक है, आमिर सुबहानी इनका नाम था। ये पूर्व में, यहाँ पे आप देख सकते हैं आमिर सुबहानी, ये पूर्व में बिहार के मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे। अब इनको क्या बना दिया गया है, राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। आमिर सुबहानी जो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद को संभालेंगे, ठीक है। अध्यक्ष बना दिया गया, मार्च महीने की खबर है, ठीक है। वह 5 साल की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अध्यक्ष के रूप में आयोग का नेतृत्व करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं आमिर सुबहानी। ठीक है, आमिर सुबहानी राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी थे और वहां से जब रिटायर हुए तो इनको राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया, इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ब्रिटेन दौरा। ब्रिटेन के दौरे पे थे नीतीश कुमार जी, और इनके दौरे से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका दौरा बिहार के दृष्टिकोण से ही, बिहार के दृष्टिकोण के साथ साथ भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या खबरें हैं। भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात, नीतीश कुमार ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से, कौन थे, विक्रम के दोरईस्वामी से मुलाकात की। ठीक है, तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है, उनका नाम है विक्रम के दोरईस्वामी। ठीक, उच्चायुक्त है भारत के ब्रिटेन में। आगे बात करें, विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप पटना में अब्दुल कलाम साइंस सिटी विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। ब्रिटेन में जब ये गए थे तो अब्दुल कलाम साइंस सिटी को विकसित करने के लिए चर्चा की गई। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां पे विकसित की जा रही है, तो अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में विकसित की जा रही है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पे एग्जाम में सीधे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस जिले में अब्दुल कलाम साइंस सिटी विकसित की जाएगी, तो पटना जिले में विकसित की जाएगी। और इसके लिए विश्व स्तरीय मानकों पे, जो विश्व स्तरीय मानक होते हैं उन पे चर्चा की गई थी जब नीतीश कुमार ब्रिटेन दौरे पे थे। आगे बात करें, साइंस सिटी का विकास कैसे किया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं पर जोर दिया गया। जल संसाधन नवाचार पे भी बात की गई। यहाँ पे स्कॉटलैंड में जल संसाधन नवाचारों के अध्ययन के साथ उन्हें अपनाने पे भी चर्चा की गई। बेहतर जल प्रबंधन के लिए बिहार में भी इसी तरह के प्रयोग को लागू करने का विचार किया गया। ठीक है, तो जो स्कॉटलैंड की जल प्रबंधन प्रणाली है उसको बिहार में लागू करने के लिए चर्चा की गई जब नीतीश कुमार ब्रिटेन के दौरे पे थे। ठीक है, तो यहां पे नीतीश कुमार के ब्रिटेन दौरे से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन पे हमने चर्चा की। आगे देखते हैं क्या न्यूज है। बिहार में बिहटा, पुनपुन और दानापुर के आसपास टाउनशिप विकसित करने की तैयारी की गई है। कहां कहां पे, बिहटा में, पुनपुन और दानापुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर टाउनशिप विकसित करने का प्लान बनाया गया है कि यहां पे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। देखते हैं खबर क्या है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के आसपास 1 से 2,000 एकड़ भूमि पर सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां पर, पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और दरभंगा। ये 4 जिले हैं, 4 जिलों का नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं सम्मिलित किया गया है, तो इस वजह से चारों जिलों का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के जो आसपास के 1 से 2,000 एकड़ की भूमि जो है वहां पर सैटेलाइट और ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जो नागरिक सुविधाएं होती है उनका विकास यहां पर किया जाएगा। आगे बात करें तो पटना जिले के बिहटा, ठीक, जो पटना जिला का बिहटा, पुनपुन और दानापुर है, ठीक है, इसके आसपास टाउनशिप स्थापित करने की संभावना है, मतलब यहां पे टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पटना के किन किन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा टाउनशिप, बिहटा, पुनपुन और दानापुर में। ठीक है, और 4 जिले कौन कौन से हैं, तो वो 4 जिलों में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, वो 4 जिले हैं जहां पे टाउनशिप प्रोग्राम के तहत जो टाउनशिप है, सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, बिहार सरकार द्वारा भागलपुर और राजगीर में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि कहां पे, भागलपुर में और राजगीर में। एग्जाम में पूछ सकता है बिहार के किन 2 शहरों में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पहला शहर है भागलपुर, दूसरा है राजगीर। यहां पे नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखें तो भागलपुर में मौजूदा हवाई अड्डे को स्थानांतरित किया जाएगा और 6,000 फीट लंबे रनवे तथा एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। जो यहाँ पे भागलपुर में मौजूदा हवाई अड्डा है उसको स्थानांतरित किया जाएगा, साथ ही साथ 6,000 फीट लंबे रनवे का निर्माण किया जाएगा और एक टर्मिनल भवन का भी निर्माण किया जाएगा। राजगीर में भी 6,000 फीट लंबे रनवे का निर्माण किया जाएगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए जमीन चिन्हित करने को मंजूरी दे दी है। राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास नई सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना
बिहार के किन दो शहरों में नए बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो भागलपुर में और राजगीर में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखें अगली खबर कौन सी है। पटना से नई वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। ठीक है, पटना से नई वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। कहां के लिए चली है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो मार्च महीने की खबर है। मार्च में पटना से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चली। कहां से कहां, तो देखते हैं। पटना से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया गया। एक कहां के लिए, सिलीगुड़ी के लिए। ठीक है, जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने सुना होगा खबरों में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो वही जो सिलीगुड़ी है, एक सिलीगुड़ी के लिए चली और दूसरी ट्रेन जो चली वो अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगी। ठीक है, कहां जाएगी दूसरी ट्रेन? 2 ट्रेनें चली, एक पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगी और दूसरा उत्तर प्रदेश की तरफ आएगी। जो पश्चिम बंगाल वाली ट्रेन है वो जाएगी कहां पे, सिलीगुड़ी जाएगी, और दूसरी ट्रेन जो है वो अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए आएगी। तो ये दोनों ट्रेन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, चाहे वो किसान रेल हो, कांदा रेल हो या कांदा एक्सप्रेस हो, ये सारी चीजें, RRTS हो, नमो भारत रेल ट्रेन हो, वंदे भारत हो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं PYQ में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगली खबर देखते हैं क्या है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है, मार्च 2024 की खबर है। मार्च 2024 में रिपोर्ट जारी की गई थी, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के नाम से। किसके नाम से? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई, उसमें बताया गया कि दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में पहचाना गया। ठीक है, दिल्ली जो था, भारत की राजधानी दिल्ली, ये पूरे विश्व में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया। जबकि बिहार का बेगूसराय, कौन सा जिला, बेगूसराय, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा। राजधानी की हम बात करें, ठीक है, अगर जो हम राजधानी की बात करें, अगर जो पूछ ले कि पूरे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सी थी, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूरे दुनिया की सबसे खराब राजधानी वायु गुणवत्ता में देखा जाए तो उसका दिल्ली का पहला स्थान था, शीर्ष स्थान पे थी, सबसे खराब वायु थी। वहीं अगर हम शहरों की बात कर लें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में शीर्ष कौन, तो बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा था। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता के मामले में भारत 134 देशों में तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा, तीसरा। वायु गुणवत्ता के मामले में 134 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया, तीसरे स्थान पर। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर रखा गया। मतलब सबसे प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट बनाई गई, देशों की लिस्ट बनाई गई, तो उसमें पहले स्थान पर किसे रखा गया, पहले स्थान पर बांग्लादेश को रखा गया। ठीक है, दूसरे स्थान पर किसे रखा गया, पाकिस्तान को रखा गया, और तीसरे स्थान पर किसे रखा गया, भारत को रखा गया। ठीक है, और जो भारत की सूची थी उसी में अगर जो राजधानी की बात कर ले, ठीक, राजधानी में कौन शीर्ष पर, राजधानी थी दिल्ली शीर्ष पर। वहीं अगर शहर की बात कर ले तो शहर में बिहार का भागलपुर। ठीक है, बिहार का भागलपुर ये शीर्ष स्थान पे था। तो इतनी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केवल 7 देश WHO के PM 2.5 वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। मतलब जो 134 देश हैं, इन 134 देशों में केवल 7 देश ही ऐसे हैं जो WHO की वायु गुणवत्ता मानक जो है 2.5 PM का, ठीक है, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। वन लाइनर में भी पूछ सकता है और कथन कारण करके भी पूछ सकता है, इसी वजह से इतने डिटेल में बताई गई हैं चीजें। आगे देखते हैं अगली खबर कौन सी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। ठीक है, तो कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। ये किससे सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मशहूर शिल्पकार कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। वे नालंदा के बिहार शरीफ के बासवन बिगहा गांव से, कहां से, बसावन बिगहा गांव के निवासी थे और प्रतिष्ठित बावन बूटी साड़ी, ठीक है, कौन से, बावन बूटी साड़ी के प्रसिद्ध शिल्पकार थे। बावन बूटी साड़ी के शिल्पकार थे। एग्जाम में तो सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कहां से संबंधित थे, तो ये बिहार शरीफ के बसावन बिगहा गांव में इनका जन्म हुआ था। बसावन बिगहा गांव से संबंधित थे और बावन बूटी जो साड़ी की शिल्प है उससे ये संबंधित थे। पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। सम्मान
कब दिया गया था? वर्ष 2023 में इन्हें 52 बूटी साड़ी बुनाई में असाधारण कौशल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। तो ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कपिल देव प्रसाद इनका नाम है, कहां से संबंधित थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगली खबर देखते हैं क्या है। पटना का पहला जैव विविधता पार्क, पटना का पहला जैव विविधता पार्क, इसके बारे में जान लेते हैं। पटना वासियों और प्रकृति के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पटना का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, मार्च महीने की ये खबर है, पटना में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सुसंगत जैव विविधता नियमों के अनुसार 7 सदस्यीय जैव विविधता प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है। ठीक है, जो जैव विविधता नियम है ना, जैव विविधता नियमों के अनुसार 7 सदस्यीय, ठीक है, पैनल में याद रखना कितने सदस्य शामिल होंगे, जो जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। एग्जाम में पूछ ले कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाएगा। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 8 सदस्य, 7 सदस्य, 4 सदस्य, 3 सदस्य। तो अब टिक करके आइएगा, इसमें 7 सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि पटना का पहला जैव विविधता पार्क, ठीक है, बायोडायवर्सिटी पार्क कहां पे बनाया जाएगा, किस शहर में बनाया जाएगा? बिहार का। तो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो पटना में बनाया जाएगा। और जो बायोडायवर्सिटी के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति होगा उसमें कितने सदस्य होंगे? तो 7 सदस्य होंगे। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मार्च महीने की खबरों में। आगे देखते हैं विशिष्ट अभिनय पुरस्कार सम्मान। विशिष्ट अभिनय पुरस्कार सम्मान के बारे में जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है इससे। ठीक है, तो एकेडमी अवार्ड जो दिए गए 2022 के लिए, 2022-23 का पुरस्कार एक साथ दिया गया था, लेकिन 2022 का जो पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 29 सितंबर 1948 को बिहार में जन्मी प्रेमलता मिश्रा को एक अभिनेत्री के रूप में भारतीय रंगमंच में अनेक उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ऑफिशियल पेज से यहां आप देख सकते हैं एकेडमी अवार्ड 2022, यहां लिखा हुआ एकेडमी पुरस्कार 2022-23 का पुरस्कार एक साथ दिया गया था। लेकिन जो प्रेमलता मिश्रा है, प्रेमलता मिश्रा को एकेडमी अवार्ड 2022 का दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2022 के प्रतिष्ठित संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय के अलावा लगभग 250 मैथिली नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, तो याद रखना नाम क्या है, प्रेमलता मिश्रा। प्रेमलता मिश्रा को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको वर्ष 2022 के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध बिहार जिले से है। ठीक है, मतलब बिहार राज्य से है। आगे बात करें रामनाथ गोयनका पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ठीक है, यह है रामनाथ गोयनका, इनके नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वह नाम महत्वपूर्ण है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार? एग्जाम में से डायरेक्टली पूछ ले तो आप बताइएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बेतिया की मशहूर पत्रकार मोनिका झा, ठीक, क्या नाम है? मोनिका झा। मोनिका झा का संबंध बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो यहां बताएंगे चंपारण के बेतिया से इनका संबंध है। ठीक है, तो बेतिया की मशहूर पत्रकार मोनिका झा को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोनिका को यह पुरस्कार अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया की श्रेणी में द टेस्टिमनी शीर्षक वाली रिपोर्ट के लिए प्रदान किया गया। किस शीर्षक के लिए? द टेस्टिमनी शीर्षक के लिए प्रदान किया गया। किस श्रेणी में? अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया की श्रेणी में। ठीक है, यह पुरस्कार खोजी पत्रकारिता में उनके असाधारण कार्यों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता में जो मोनिका झा है उनकी असाधारण कार्यों को मान्यता प्रदान करता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ठीक है, तो यहां पे पुरस्कार से संबंधित हमने देख लिया। आगे देखते हैं 11वां बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन। 11वां बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन, इससे संबंधित जो तथ्य, उन तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फोटो लगाने का मतलब यहाँ पे एक सिर्फ ये है कि हम कोई चीज जब पिक्चर के माध्यम से देखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो फोटो इसी वजह से यहाँ पे लगाई जाती है, आधा कंटेंट लिखा होता है, आधी फोटो लगा दी जाती है ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़े और उसी टाइम समझ जाए, ताकि दोबारा अगर जो ऑप्शन में कहीं दिखे या कुछ ऐसा आए तो आप तुरंत उसको रिकॉल कर लें। ठीक है, देखते हैं हाल ही में बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में BEA कहते हैं, BEA द्वारा
पटना के ज्ञान भवन में 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे? पटना के ज्ञान भवन में 11वें उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कथन कारण में पूछ ले आपसे, ठीक है। बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है, पटना में किया गया। इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इस बार 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। और देखें तो यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उद्यमिता शिखर सम्मेलन है। पूर्वी भारत का यानी कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा उद्यमिता शिखर सम्मेलन है। आगे बात करें, बीईए की स्थापना 2011 में, कब? 2011 में युवाओं द्वारा गैर लाभकारी स्वैच्छिक रूप से संचालित संगठन के रूप में की गई थी, जो बिहार के लिए उत्साहपूर्वक काम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला, बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? पटना में किया गया। इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 11वां संस्करण आयोजित हुआ। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। और बीईए की स्थापना यानी कि बिहार उद्यमिता, जो बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक का पूछ सकता है। आगे देखें, अगली खबर कौन सी है? बिहार विश्व गौरव सम्मान, ठीक है। बिहार, एक होता है बिहार गौरव सम्मान, एक होता है बिहार विश्व गौरव सम्मान। तो विश्व गौरव सम्मान किन्हें किन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। वो नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये बहुत लोगों को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं किसे किसे दिया गया। तो होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर क्रिस सिंह, क्या नाम है? डॉक्टर क्रिस सिंह। विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी नाम है अमित चौधरी। वहीं पे देखें तो प्रण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन और न्यूट्रीवेट फार्मा केयर के निदेशक अभिनव अतुल। इन 4 लोगों को प्रदान किया गया है बिहार विश्व गौरव सम्मान। यहां पे आप चारों लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, चारों लोगों को देख सकते हैं। इन चारों लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास द्वारा बिहार फाउंडेशन यूएस ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका के साझेदारी के अंतर्गत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपर्युक्त सभी बिहार को विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया था इन 4 लोगों को। चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। किसे किसे दिया गया है? डॉक्टर क्रिस सिंह को दिया गया है, अमित चौधरी को दिया गया है, दिनेश रंजन को दिया गया है और अभिनव अतुल को दिया गया है। ये 4 नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया, ठीक है। तो 4 नाम याद रखना, क्रिस सिंह, अमित चौधरी, दिनेश रंजन और अभिनव अतुल। इन चारों लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया मार्च महीने में। आगे देखें, अगली खबर कौन सी है? पटना मौसम विज्ञान केंद्र को उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी गई है। इससे संबंधित जो तथ्य, उन तथ्यों को देख लेते हैं। तो सटीक मौसम पूर्वानुमान और सार्वजनिक पहुंच में सुधार के प्रयासों के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूछे, देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पटना का मौसम विज्ञान केंद्र है, ठीक है, पटना का मौसम विज्ञान केंद्र, उसको सम्मानित किया गया। यह देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र है। वर्ष 1867 में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा पटना मौसम विज्ञान वेधशाला के रूप में स्थापित इस केंद्र को वर्ष 1974 में मौसम विज्ञान केंद्र में अपग्रेड कर दिया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। और इसे मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कब अपडेट किया गया? तो 1974 में अपडेट किया गया। दिवस जो डेट होते हैं वो डेट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, इसे वर्ष 2011 में एक उन्नत डॉपलर मौसम रडार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पटना के अलावा यह पूर्णिया, भागलपुर और वाल्मीकि नगर में उप कार्यालयों के माध्यम से बिहार राज्य में सार्वजनिक मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक। तो जो बिहार में अवस्थित मौसम विज्ञान केंद्र है, उसका जो मुख्यालय है वो पटना में अवस्थित है, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्णिया, भागलपुर और वाल्मीकि नगर में उप कार्यालयों के माध्यम से पूरे बिहार में मौसम संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसे देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगली खबर कौन सी है? मार्च महीने की। तो कला और सांस्कृतिक विकास के लिए आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए है?
ये कला और सांस्कृतिक विकास है उसके लिए स्थापित किए जाएंगे आम्रपाली सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र। देखते हैं, बिहार सरकार ने अपनी समृद्ध कला और संस्कृति संरक्षण के प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए राज्य में 38 जिलों में, कितने जिलों में, 38, जो टोटल 38 जिले हैं और 38 जिलों में प्रत्येक में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एग्जाम में पूछे कि आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए स्थापित, तो आम्रपाली नाम सोच के आप आम मत सोच लेना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो कला और संस्कृति है उसके प्रशिक्षण के लिए आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र संगीत, नृत्य और संबंधित कलाओं में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। योजना का कार्यान्वयन जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू होगा और 26-27 तक जारी रहेगा। मतलब ये योजना जो है आम्रपाली केंद्र की प्रशिक्षण योजना जो है ये कब से स्टार्ट होगा, तो 24-25 से शुरू होगा, 26-27 तक चलेगा। इन केंद्रों की स्थापना पर कुल व्यय कितना होगा 2024-25 में 10.86 करोड़ रुपए और 25-26 में कितना 9.34 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार के कुल 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कला और संस्कृति प्रशिक्षण से संबंधित होंगे। आगे बात करें, फूल बहादुर एक उपन्यास है फूल बहादुर। फूल बहादुर चर्चा में क्यों रहा, इससे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, ठीक, पहला मगही उपन्यास है जो मूल रूप से वर्ष 1928 में जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। तो एग्जाम में पूछे कि फूल बहादुर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1928 में लिखा गया था। यह पहला मगही उपन्यास था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अभय के, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं ये फूल बहादुर, जयंतपति फूल बहादुर, ठीक है, इसका नाम है, ट्रांसलेटेड बाय अभय के। मार्च 2024 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इसका विमोचन किया गया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए फूल बहादुर नामक किताब का विमोचन कहां पे किया गया, तो उसका विमोचन किया गया डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में। आगे बात करें, यह कथा बिहार के ऐतिहासिक नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ शहर पर आधारित है। जो लाल बहादुर कथा है वो कहां, किस पे आधारित है, तो ये बिहार शरीफ जिले पर आधारित है। आगे बात करें, अगला कौन सी खबर है, तांबे का टिकट। तांबे का टिकट क्यों चर्चा में रहा, देखते हैं। पटना जनरल पोस्ट ऑफिस, यानी कि शॉर्ट में इसको GPO आप कहते हैं, पटना जनरल पोस्ट ऑफिस जो है दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट को जारी करने, जब इसकी 250वीं वर्षगांठ पूरी हुई ना, तो इसने दुनिया का पहला कॉपर डाक टिकट जारी किया। इस वजह से चर्चा में आया था पटना का जनरल पोस्ट ऑफिस। यह डाक टिकट मूल रूप से वर्ष 1974 में पटना, जिसे उस समय अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। वर्ष भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत कब की गई, तो 31 मार्च 2024 को हुई थी, ठीक है। जो जनरल पोस्ट ऑफिस की 250वां वर्षगांठ मनाया गया, ये 1 साल तक इसका महोत्सव चलेगा और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 31 मार्च 2024 को हुई थी। इसी अवसर पर एक तांबे का टिकट जारी किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी का पुनर्गठन किया गया। बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी का पुनर्गठन किया गया है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ये हाल ही में बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का पुनर्गठन किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्री को सामान्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछे कि बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया जाएगा, तो शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या जो राज्य नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष को। तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी का जो सामान्य परिषद होगा, जनरल काउंसिल होगा, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सामान्य परिषद कितने सदस्यों का होगा, 21 सदस्य होंगे। कितने सदस्य, 21 सदस्यों से मिलकर बनी होगी, जिसमें विश्वविद्यालय के चांसलर और शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी शामिल होंगे। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होगा। कार्यकाल पूरा होने पर या उनके पद से हटने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी है उसके सामान्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो जो शिक्षा मंत्री होते हैं सामान्य परिषद के अध्यक्ष होंगे। 21 सदस्य होंगे इसमें, जो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आगे देखें, अगली खबर कौन सी है, बिहार के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो खबर है वो क्या क्या है उन पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, क्या है,
एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। पर ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक जब भारत ने लक्ष्य रखा है कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है 2070 तक, उस टाइम पे अगर हम बिहार की बात करें तो 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मौजूदा स्तर से 5.2 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? जब भारत ने नेट जीरो 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, उस टाइम तक जो बिहार में 5.2 गुना बढ़ जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऐसा किसमें कहा गया है? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो जारी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। उसके अनुसार बताया गया कि 2070 तक भारत जो बिहार है, बिहार में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.2 गुना बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तैयार की गई। जो ये रिपोर्ट है क्लाइमेट रिजिलियंट लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, ये किसके सहयोग से तैयार की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, अगली खबर देखें। अगली खबर कौन सी है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप। देखिए, हमारा जो मंथली करंट अफेयर है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, नियुक्तियों से रिलेटेड करंट अफेयर, बुक्स से रिलेटेड करंट अफेयर और जितने भी पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स, सारे करंट अफेयर कंप्लीट होते जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर में। ठीक है, बात करें तो आंध्र प्रदेश में आयोजित सब जूनियर अंडर 14 नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में केसर राज ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता। वह पूर्वी चंपारण के रहने वाली है। नाम क्या है? केसर राज इनका नाम है और ये कहां के रहने वाली हैं? तो पूर्वी चंपारण से इनका संबंध है। कहां पे आयोजित किया गया था नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप? तो सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप जो है ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो इतने पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिहार की ओर से सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? नाम केसर राज। सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि केसर राज ने सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कि केसर राज का संबंध सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली केसर राज का संबंध बिहार के किस जिले से है? पूर्वी चंपारण जिले से है। चार क्वेश्चन, देखिए छोटी सी 4 लाइन और 4 क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। करंट अफेयर के क्वेश्चन जब भी आप करंट अफेयर पढ़िए तो ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाने की खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे देखें। बिहार में मनरेगा श्रमिकों के वेतन को संशोधित कर दिया गया है। बिहार में जो मनरेगा के जो श्रमिक है ना, उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई है। देखते हैं बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया है बिहार ने पिछले वर्ष की अपेक्षा मजदूरी कितना? 17 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कितने रुपए की एग्जाम में सीधे पूछ ले तो बताइएगा, 17 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस प्रकार अब बिहार में मनरेगा योजना के तहत के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अंतर्गत श्रम वेतन को संशोधित दैनिक मजदूरी कितनी हो गई है? 245 रुपए हो गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी होगी। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से बिहार में एक दिन में मनरेगा में मजदूरी करने में कितने रुपए मिलेंगे? तो 245 रुपए मिलेंगे। आगे बात करें, हरियाणा और सिक्किम में दैनिक वेतन सर्वाधिक है। ठीक है, हरियाणा और सिक्किम में दैनिक वेतन सर्वाधिक है। कितना? 374 रुपए दिए जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दैनिक वेतन सबसे कम है। यहां पे कितने दिए जाते हैं? तो 234 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कितना वृद्धि की गई? 17 रुपए की वृद्धि कर दी गई। आगे देखें, कुआलालंपुर में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बिहार दिवस समारोह जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, न सिर्फ भारत में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं 22 मार्च को पहली बार मलेशिया के कुआलालंपुर में बिहार दिवस समारोह आयोजित किया गया। पहली बार था कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था, मलेशिया के। इस समारोह में राज्य की कला, शिल्प, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार दिवस समारोह का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पे किया गया? 4-5 देशों के नाम दे, मतलब 4-5 राजधानियों के नाम दे दे। ठीक है, नुसांतरा, इस्लामाबाद, कुआलालंपुर, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरम। तो वहां पे आप टिक करके आइएगा, कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगली खबर देखें कौन सा है। रवि मनुभाई परमार बीपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अतुल प्रसाद का नाम आप सब जानते होंगे। बिहार में
क्रांतिकारी परिवर्तन, बीपीएससी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अतुल प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, बहुत से सुधार किए अतुल प्रसाद ने। उनके बाद देखें रवि मनु भाई परमार बने हैं बीपीएससी के नए अध्यक्ष। वर्ष 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि मनु भाई परमार को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होगा। मतलब इससे पता चलता है, एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका पदावधि कितनी होती है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये पदावधि होती है। एक तो यहाँ स्टैटिक का क्वेश्चन पता चल गया, दूसरा यहाँ पे करंट का ये पता चल गया कि रवि मनु भाई परमार जो है बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे देखें पटना में विश्व स्तरीय तारामंडल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय तारामंडल का उद्घाटन किया गया, तो बिहार के पटना जिले में विश्व स्तरीय तारामंडल का उद्घाटन किया गया, पहला पॉइंट। आगे देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना तारामंडल को आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली, पुनर्निर्मित भवन और गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया है। तारामंडल में भूकंप के खतरों का सामना करने के लिए इसे बुनियादी ढांचों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय तारामंडल का उद्घाटन किया गया है, राजगीर, बोधगया, सिवान या पटना। ठीक है, तो पटना आप टिक करके आइएगा। आगे देखें अगली खबर कौन सी है, बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव। ठीक, बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव, इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इस दौरान क्लाइमेट रिजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे के मसौदे का अनावरण किया गया, जो भारत में संधारणीय विकास से जुड़ा अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। भारत में संधारणीय विकास से जुड़ा, और इसका जो निर्माण किया गया था यूनेप के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया था इस रिपोर्ट का निर्माण। ठीक है, परियोजना का शुभारंभ के बारे में जान लेते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 108.33 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसी दौरान जो बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव था, इसी दौरान बिहार के सभी 553 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित सेंसर के साथ वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एकीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी डैशबोर्ड का अनावरण किया गया। साथ ही पूर्णिया और भागलपुर में, कहां पे, पूर्णिया और भागलपुर में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पे किया गया, याद रखिएगा भागलपुर में और पूर्णिया में इनके क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए अभी हाल ही में, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखिए, राज्य में जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन रणनीति को लागू करने के लिए हितधारकों की प्रतिबद्धता करने हेतु जलवायु कार्रवाई पर बिहार घोषणा पत्र भी का मसौदा तैयार किया गया। तो ये इतनी चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव से महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देखें, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई। देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जब आपसे परीक्षा में पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले भागलपुर में स्थापित करने की खबर चल रही थी, लेकिन अंततः ये पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है डॉल्फिन अनुसंधान के लिए। ठीक है, आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन से संबंधित अध्ययन के लिए समर्पित वैज्ञानिक एवं शोधकर्ताओं को एक साथ लाना है। अनुसंधान का फोकस क्या है, फोकस एरिया है शोधकर्ता डॉल्फिन के व्यवहार की विभिन्न पहलुओं तथा अध्ययन करेंगे, जिसमें भोजन की आदतें और बदलते परिवेश में अनुकूलन भी शामिल है। किस तरह जो उनकी भोजन की आदतें हैं और बदलता परिवेश उसमें अपने आप को ढालती है, ये सारी चीजें शामिल है। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा यहाँ पे। मछली पकड़ने के लिए गतिविधियों के दौरान अनजाने में डॉल्फिन को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इस केंद्र में मछुआरों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो इस वजह से डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने प्रश्न थे, जितने टॉपिक थे, उन टॉपिक को हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, लेकिन आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को साथ साथ देख भी लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। ओएनजीसी ने समस्तीपुर में तेल ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के 3D भूकंपीय डाटा हासिल कर लिया है। ओएनजीसी तेल और गैस खोजने के लिए बिहार में तेल कुआं खोदने की योजना बना रहा है। मतलब बिहार में तेल और गैस की खुदाई करने के लिए ओएनजीसी प्लानिंग कर रहा है, और इसके लिए उसने समस्तीपुर में 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3D भूकंपीय जो डाटा है उसको हासिल कर लिया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, पहला कथन भी सही है, दोनों कथन सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 में पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जो बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक मार्च 2024 में पारित किया गया, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अब वैकल्पिक हो गया है। ऑप्शन बी कहता है सरकार अब निजी सीसीटीवी धारकों से 30 दिन तक की फुटेज नहीं मांग सकती। तीसरा कथन है सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और चौथा कथन है कि इस विधेयक का सीसीटीवी कैमरों से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहां पे आपका सही कथन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया। किसके तहत? तो बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के अंतर्गत, जो मार्च 2024 में पारित किया गया था, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। मोतिहारी में किस कंपनी के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का राष्ट्र को समर्पित किया गया है? कहां पे? मोतिहारी में स्थापित किया गया है एलपीजी, ठीक है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपको बताना है कि यह किस कंपनी का है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या गेल इंडिया लिमिटेड? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, जो मोतिहारी में स्थापित किया गया है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट तथा स्टोरेज टर्मिनल। आगे देखें, पटना म्यूजियम में पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? ठीक है, तो जो पटना म्यूजियम है वहां पर पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, राष्ट्रीय संग्रहालय या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो पटना म्यूजियम में पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के साथ सहयोग किया गया है। ठीक है, तो बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ सहयोग किया है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है हाजीपुर के सरसई सरोवर के किनारे बनी भगवान शिव की प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो सरसई सरोवर है ये कहां पे अवस्थित है? सबसे पहले यही जान लो, ये हाजीपुर में अवस्थित है। ठीक है, कहां पे? हाजीपुर में। यहां पर एक भगवान शिव की प्रतिमा बनी है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी? 167 फीट। ठीक, 167 फीट इसकी हाइट है। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? श्री रामेश्वरम धाम के नाम से, श्री द्वारिका कैलाश धाम या श्री काशी विश्वनाथ धाम या श्री बद्रीनाथ धाम? तो जो ये प्रतिमा है, ठीक है, उस प्रतिमा को श्री द्वारिका कैलाश धाम के नाम से जाना जाएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सरसई सरोवर के निकट कौन सी जो प्रतिमा भगवान शिव की प्रतिमा उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे द्वारिका कैलाश धाम के नाम से जाना जाएगा। इसकी हाइट कितनी है? 167 हाइट है इसकी। और सरसई सरोवर कहां पे अवस्थित है? ये हाजीपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बिहार में किस अस्पताल में पहली बार फोमेटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद सर्जरी की जा रही है? पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, IGIMS पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल या भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल? तो यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहां पे स्थापित किया जाएगा। फोमेटो लेजर मशीन के द्वारा जो जटिल मोतियाबिंद है उसकी सर्जरी की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ेगा? कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट है, क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट है, या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट है, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट है? ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो बिहार है, बिहार का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.2 गुना बढ़ जाएगा 2070 तक। उस रिपोर्ट के बारे में मैंने जिक्र भी किया था। आप ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। बरौनी डेयरी में किसने 30 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाले मतलब 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया? किसके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान या राजनाथ सिंह? ठीक है, तो आप बताइएगा कि बरौनी डेयरी में जो बरौनी डेयरी है उसमें 30 करोड़ रुपए की प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन क्षमता की बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसी के साथ मार्च महीने का जो करंट अफेयर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। MCQ जो मैंने आपको बताए उनको अटेम्प्ट करिएगा, जो क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी मैंने अपने तरफ से अटेम्प्ट कर दिया है, आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा और
अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं पूरा यहाँ तक देखे हैं तो मतलब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो किस तरीके से आपके लिए लेकर आनी है और क्या क्या हम नया इनोवेटिव कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।